अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दिन का आगाज करिए जनाब, और खास ख्याल रखें मौसम का, एक नजर रखें मौसम पर, क्योंकि इस वक्त मौसम का कुछ पता नहीं है। गर्मी है, सर्दी जा चुकी है, नहीं जनाब सर्दी है, किसी वक्त भी वापस लौट सकती है। आपको लग रहा है जो कल लाहौर में धूप थी जनाब, लग ही नहीं रहा था कि सर्दी है। शाइनी सनी डे था लाहौर, और इस कदर सनी डेज चल रहे हैं कि लगता है कि जैसे फिर से बाहर आ गई है, और उसके बाद फिर हमें समर्स का इंतजार करना पड़ेगा कि वेदर चेंज हो गया है। लेकिन जब शाम होती है और जब स्पेशली जब रात में जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो टेम्परेचर उसी तरह से गिर जाता है, और वाकई आपको ठंड भी महसूस होती है। तो जितना हम लाइट हो जाते हैं दिन में कि यार जैकेट्स उतार दें और जो वार्म स्वेटर्स हैं वो उतार दें और हल्के हो जाएं, लेकिन रात को उसी तरह से बिल्कुल अस्पतालों में जरा रुक करें और आपको पता चलेगा कि कितनी तादाद है जिसे ठंड लग रही है, इस वक्त हवा लग रही है, कोल्ड का शिकार हो रहे हैं वो। एग्जैक्टली। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वीकेंड पे फिर जरा बारिश होगी और टेम्परेचर फिर मजीद गिरता हुआ हम देखेंगे। 3 तक भी जा रहा है लाहौर में। प्रेडिक्शंस तो कुछ इस तरह की हैं, और ये भी एक महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन है कि इस बार जो है वो 52% जो रेन है वो कम हुई है, जो बारिशें हैं वो 52% कम हुई हैं। तो देखते हैं जनाब, ये सारा हमारी खुद की हुई हैं जो हम नुकसानात पहुंचा रहे हैं। आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते रहिए, जहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए अपनी जैकेट उतार लें, लेकिन गर्म कपड़े इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि किसी वक्त भी हवा लगने का अंदेशा है। नजला जुकाम इस वक्त सब जारी है, वायरल इस वक्त जारी है, सर्दी गई नहीं है, सर्दी जा रही है। इसके अलावा मलेशिया में कह सकते हैं इस रेन के बाद पता चलेगा, क्योंकि रेन तो हो ही नहीं रही इस वक्त। अब वीकेंड पे जो प्रेडिक्शन है भाई, प्रेडिक्शन है, लेकिन खुशहाली का जो है वो भी अंदेशा है। इस साल बहुत कम बारिशें हुई हैं, हमने देख ही लिया है। मलेशिया में जारी आईसीसी जो हमारी वुमेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप है उसकी भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान अपना आखिरी पूल मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पहला मैच अमेरिका के साथ था, जो बारिश की नजर हो गया, उसकी वजह से मनसूख हो गया था, और दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। आज के मैच के हवाले से पाकिस्तान बड़ा पुरुमीद है, और आज का मैच हर सूरत जीता जाएगा। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज प्रैक्टिस सेशन भी किया गया है, और ये जीतना जरूरी भी है। इसके अलावा इंग्लैंड को अपना मैच हारना भी जरूरी है, ताकि पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त चल रहा है इंग्लैंड का मैच जी, अगर तो इंग्लैंड वो मैच आता है और पाकिस्तान जो आज उसका मैच है ये वाला जीत जाता है तो फिर सुपर 8 में जाएंगे जनाब, नहीं तो फिर वापसी की टिकट होगी। हमारी बेस्ट विशेस है जी, क्योंकि हम क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, तो हम हर हाल में पूरी उम्मीद ही रहते हैं कि जनाब कुछ ना कुछ होगा, परफॉर्मेंस होगी हमारी टीम की जानिब से। जनाब आगे हमारा जो शो है जनाब आज का, वो फुली पैक्ड है। बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे, हम अपनी पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो आगाज़ में ज़रा बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं, और चौथे दौर को तहरीके इंसाफ ने मुशावरत से मशरूत कर रखा है, और जुडिशल कमीशन का क़याम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का चौथा इजलास नहीं होगा। अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। भारत में मुंबई और गुजरात फसादात पर भी कमीशन बनाया गया। अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे, अगर हुकूमत कमीशन बना नहीं रही तो इजलास तो नहीं होगा। अगर अदालतों में केसेस पे जुडिशल कमीशन पे भी बनाया जा सकता है, कोई ऐसी कदर नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। इंडिया में बहुत सारी मिसालें है इसकी। बम्बे के जो राइट्स हुए थे उस पर भी कमीशन बना था, गुजरात के फसादात हुए उस पर भी कमीशन बना था, कर्नाटका में चर्च जला था उस पर भी कमीशन बना था। तो कमीशन बनते रहते। हुकूमत अंदिया देती है कि यस हमने बनाना है, खान साहब की यही इंस्ट्रक्शन है। जब खान साहब की इंस्ट्रक्शन आ जाए दैट्स फाइनल वर्ड। जबकि गुज़िश्ता रोज पीटीआई को मुतालबात का जवाब देने के लिए हुकूमत ने सर जोड़ा, और फिर हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी की गई है, और वज़ीर आज़म को जो मुज़ाकरात हैं उनसे मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है। कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी जो हैं वो कहते हैं कि हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जुडिशल कमीशन बनाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मुश्तरका जो मौक़िफ़ है तैयार करने के बाद 27 या 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास बुलाया जा सकता है। कल भी है हमारी मीटिंग, और मे भी परसों भी हो, तो डेलिब्रेशंस हो रही हैं। आज 7 जमातें जो थी उनके नुमाइंदे मौजूद थे, और बड़ी सैर हासिल बहस हुई है, गुफ्तगू हुई है, और इंशाअल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं। तो जो 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो हम इंशाअल्लाह उनको जवाब दें। अभी कोई राय नहीं है
अभी सिर्फ उनके मुसवदे को हमने केयरफुली पढ़ा है और कोई राय अभी कायम हमने नहीं की। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने दीगर सियासी जमातों और रहनुमाओं से मिलकर अपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI की कमेटी ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर से मुलाकात की है और उन्हें अपोजिशन अलायंस में बाकायदा शामिल होने की दावत दी है और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क से तमाम बहरान रुखसत करने के लिए काम करेंगे। तय हो गया कि फैसले अब अवाम करेंगे या बंद कमरों में होंगे। चंद रोज़ में सियासी जमातों से राब्ते होंगे। मुल्क में कानून और आइन की बहाली का एजेंडा होना चाहिए। जो बहरान इस मुल्क को जिनका सामना है, चाहे वो दहशतगर्दी के हों, मुल्की सालमियत के मुतल्लिक उनका ताल्लुक हो, मईशत हो, सियासत हो, जमहूरियत हो, आइन की पासबानी की बात हो, तो उस पर हमें मिलकर इकट्ठा चलना चाहिए। एजेंडा अब इस मुल्क की बेहतरी का एजेंडा होना चाहिए और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में जो मुशावरती इजलास है एजेंडा तय करने के हवाले से जो कायदीन यहाँ पर मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टीज से भी राब्ते में है। मुल्क में कानून और आइन की बहाली का एजेंडा होना चाहिए। जनाब, ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जिस पर हमने करनी है गुफ्तगू में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद साहब, सबसे पहले तो हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान चल रहे हैं। एक तो ये कि इनको आप कैसे देखते हैं और जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा और असीरान की रिहाई का मुतालबा सामने रखा है, कौन सा मुतालबा पूरा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है ये कि बातचीत कहीं आगे जाएगी। ऐसा मालूम होता है कि दोनों फरीक जो है सिर्फ बैठ गए हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई संजीदगी हमें नजर नहीं आती है, खासतौर पे हुकूमत की तरफ से। देखिए, एक सबसे बुनियादी चीज ये है कि कभी आप मुज़ाकरात करते हैं तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि मकासद क्या है। क्या हम जो है जो सियासी कशीदगी के बाद जो चीजें हैं उनको आप खत्म करना चाहते हैं या जो है और आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जा सके। इस वक्त सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है इस वक्त अगर नजर आता है तो हमें सबसे ज्यादा जो है वो यही कि सियासी कशीदगी है, जिसका असर आपकी माशियात पे भी पड़ता है और आपके दूसरे मसाइल पे भी पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, मेरे ख्याल इसकी पहले बहुत ही कम मिसाल मिलती है हालिया दौर में। अब देखिए, पाकिस्तान न सिर्फ एक लिहाज से देखा जाए कि सियासी तौर पे कोई मुस्तहकम नज़र नहीं आता है, दूसरी बात ये आती है कि ठीक है आपकी माशियात जो है एक हद तक थोड़ी सी जो ऐसा लगता है कि अपने जो इसको कहते हैं कि मैनेज हो गई है, लेकिन आप इस बहरान से निकले नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस पाकिस्तान में इस वक्त जो है मुझे नजर आता है वो ये है कि बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है, खासतौर पे दो सूबों में, KP में और बलूचिस्तान में। तो इनका हल क्या है? पहले तो बुनियादी तौर पे जो हुकूमत, खासतौर पर हुकूमती जो कोalition है, उनको ये समझना चाहिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको कि बेहतर सूरत हाल हो, टेंशन कम हो, उनको है। अब ये मसला आता है कि इस वक्त हम देखते हैं एक तरफ तो कहा जाता है कि मुज़ाकरात पे हम बैठ चुके हैं, दूसरी तरफ आप बयानात देख लें, वज़रा के देख लें या सियासतदानों के देख लें, वो तो ऐसा मालूम होता है कि एक महाज की कैफियत है, एक लड़ाई की कैफियत है और सिर्फ ये कि एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि देखें, ये बात सही है कि तीन चार चीजें बहुत ही बुनियादी हैं। अगर फर्ज कीजिए किसी अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सके तो ये बिल्कुल सही बात है कि 9 मई का जो वाक़या है, ऐसा मालूम होता है कि वो सबसे बड़ा और सबसे संगीन मसला था और जिसकी बुनियाद पे जो है ये कहा जा रहा है कि बातचीत उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक कि जो है उनको सजा ना दी जाए। तो ठीक है, सजा भी मिलनी चाहिए उन लोगों को जो कि मुलविस थे, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी शहरी के हैसियत से, एक जर्नलिस्ट के हैसियत से ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये हुआ क्या था 9 मई को। क्योंकि जब तक देखें, फर्ज कीजिए कि ये कहना कि फलाना शख्स शरीक था, फलाना शख्स था, काफी नहीं होता है।
आपको अगर मेरे ख्याल इसको तहकीकात होनी चाहिए और अवाम के सामने लाना चाहिए कि कौन लोग उसमें शरीक थे, क्योंकि अब सब मेरे सामने तो ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या वजह थी कि लाहौर, आप लाहौर में रहते हैं, आपको पता है कि कैंटोनमेंट में आप जब जाते हैं, मैं जब जाता हूँ लाहौर, तो हर थोड़ी देर बाद जो है आपको एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजरना बिल्कुल पड़ता ऐसा ही। तो मुमकिन हुआ कि जो है कोर कमांडर हाउस में आपके जो है कुछ डजन्स ऑफ पीपल जो है वहां पहुंच जाते हैं और उसको आग लगा देते हैं। और ये भी कैसे मुमकिन था कि GHQ, जो कि मैं देखता रहता हूँ कि पिंडी में जो आपके एक मील पहले तक जो है वो आपको रोका जाता है, चेक पोस्ट होती है, तो ये कैसे मुमकिन था कि कुछ लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं और दरवाजा, वो गेट भी खुला होता है, उसमें दाखिल भी हो जाते हैं। तो मुझे ये है कि ठीक है, मई जो लोग इस किस्म की कार्रवाई मुलव्विस थे, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मैं पहले तो ये बात सामने आनी चाहिए कि हुआ क्या था वहां पे। और यही चीज मुझे नजर आती है कि 26 नवंबर को जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ, आप उसको सिर्फ ये कर रहे, कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो अब ये कि अगर उसकी हकायत सामने लाने चाहिए, ताकि अगर फर्ज कीजिए अपोजिशन गलत बयानी कर रही है तो वो भी एक्सपोज होती है, लेकिन अगर इस पे कमीशन तहकीकात नहीं होती है तो फिर आप सिर्फ एक लफाजी तक बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, फिर ये भी बताइएगा, जो अब आपने कहा वज़रा के बयानात मुख्तलिफ आ रहे हैं और हुकूमत में बैठे लोग जो हैं बयानात दे रहे हैं, इससे हुकूमत की पोजीशन मुज़ाकरात में कहाँ दिखाई दे रही है? यूँ लगता है कि हुकूमत इस वक्त एक ऐसे फरीक के तौर पर मौजूद है मुज़ाकरात में जो सिर्फ इस मुज़ाकरात का हिस्सा रहना चाहता है, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात का सिलसिला ये जो है चलता रहेगा, इसको बढ़ाते रहेंगे आगे, और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ जो ये कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से आपकी बात हो गई है तो हमसे बात करने की क्या जरूरत है। आपको पोजीशन कहाँ लग रही है, हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखिए, मुझे तो कोई संजीदगी नजर नहीं आती। बिल्कुल आपने बात सही की है कि आप मुझे बताइए कि जो वज़रा के बयानात हैं, वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी देख रहा था मैं, मुस्तकिल देते रहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है बातचीत का, तो फिर आप बैठे हुए क्यों हैं? क्यों बताइए तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत संजीदा है कि मुज़ाकरात के जरिए सियासी मसाइल का हल तलाश किया जाए। और ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत में अगर देखा जाए तो जो हुकूमत इस वक्त है उसका पूरा का पूरा सहारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे है। और ये बात खुद भी अब वज़रा भी कहते हैं कि हमारे पास स्पेस कम है। तो एक तो अजीब सी बात नजर आती है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम सियासी हुकूमत है, अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास स्पेस भी मौजूद नहीं है। तो अगर आप स्पेस मौजूद नहीं है और आप समझते हैं कि आपका इतना भी जो है असर रफूज नहीं है कि आप दूसरी सियासी पार्टी या अपोजिशन से बात कर सकें और कोई जो है इस पे हल के तलाश कर सके, तो फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि फिर आप क्या हकीकी तौर पे अवाम की नुमाइंदा पार्टी है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है कहा तो जाता है, लेकिन हकीकत में इस वक्त हम देखें तो वही नजर आता है कि एस्टेब्लिशमेंट की क्या जो है सारा यहाँ पर सरसूख है, और वो चाहे तो अगर सूरत हाल बेहतर हो सकती है, वो चाहे तो वो जो है जिसको भी इक़्तिदार मिला सकती है। तो अगर यही बात है तो फिर हुकूमत भी सोचना चाहिए कि वो वाकई के जो है वो जमहूरियत की तरफ अमल है, या ये जो है उनके पास कोई ऐसी भी जो है अथॉरिटी है कि वो मुल्क को आगे की तरफ ले जा सके। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है मुज़ाकरात में पता नहीं ये बैठे हैं या बिठाए गए हैं, आपकी बात दुरुस्त है। दूसरी जानिब ये जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इसको कैसे देखते हैं? एक जानिब तो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हम बातचीत से, डायलॉग से हल निकालने की कोशिश करते हैं, और दूसरी जानिब इनके मामलात ठीक हो गए हैं, जिनको ये बैकडोर राब्ते कह रहे थे और पहले तरदीद की जा रही थी फिर मान गए। एक बार फिर से ऑपोजिशन अलायंस बनाने की बात करती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए मेल मुलाकातें शुरू हो गई हैं। आपको लग रहा है कि क्या इस बार तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि अलायंस बनाने में कामयाब हो सकेगी, और क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर पाएगी या टफ टाइम दे पाएगी? देखिए, ये बात हकीकत है, बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर सही है कि जो भी सियासी पार्टी है, बजाय इसके कि अपने आप पे एतमाद करें, अवाम पे एतमाद करें, उनकी हमेशा नजरें जो होती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही होती हैं। तो और ये जो है PTI, सही बात है कि इसमें जो जहाँ दूसरी सियासी पार्टियां जो हैं हुकूमत में जो इस वक्त मौजूद है,
उसको आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह जो है वो उन्होंने अपने जो होना चाहिए सियासी निज़ाम होना चाहिए उसको उन तरफ नहीं जाते, तो नहीं जो है पीटीआई का भी कसूर मौजूद है, क्योंकि वो भी जब इक़्तिदार में थे तो उनका पूरा तवज्जो होती थी कि जो है किस तरह से जो है उनकी मदद से हुकूमत कर सके। इमरान खान साहब ने भी कई दफ़ा कहा है कि जब भी उनको असम्बली में ज़रूरत होती थी अक्सरियत की, तो वो फिर वहीं इनको कह देते थे आईएसआई को कि जो है आप इसके नंबर पूरे करें। जब इस तरह की हुकूमतें रहेंगी और इस तरह के अगर सियासी पार्टियां चलेंगी तो कभी भी जमहूरी अमल मुस्तहकम नहीं हो सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ठीक है अपोजिशन में है पीटीआई, और मैं समझता हूँ कि जो है उनको जिस तरह से अब यानी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए एक मुल्क के अंदर ये होता है कि आप लोगों को जो मुकदमा बनाते हैं, हम सब जानते हैं इस मुल्क में हर एक वजीर आजम के साथ यही हुआ है। आप एक ही मुझे नाम बता दीजिए जो कि पहले साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जब भी इक़्तिदार से हटे हैं या हटाए गए हैं उसके बाद उन पे मुकदमात रहते हैं। तो एक ये बात तो सही है कि जो जितने भी मुकदमात हैं उनकी नौइयत सियासी है। मैं नहीं कहता हूँ कि उनमें कोई भी जो है वो उन्होंने गलत नहीं किया होगा, लेकिन गलत भी क्या है तो लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ मुकदमात बनाए जाते हैं, जिस तरह से लोगों को सजाएं दी जाती हैं। अब आप देखें नवाज शरीफ साहब को आप देखें 3 साल पहले ऐसा लगता था कि जब भी कोई मुकदमा होता था उनको सजा दी जाती, डिस्क्वालीफाई हो गए थे, और अचानक जब हालात उनके साथ बेहतर बन गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो सारे मुकदमात जो है 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो गए। तो वही लोगों के जहन में, अवाम के जहन में तो यही सवाल पैदा होता है कि इस किस्म के मुकदमात जिसके खिलाफ भी बनते हैं, अब यही देख लें ये इमरान खान साहब के खिलाफ, अब देखें हर मुकदमे में 14 साल 15 साल सजा हो रही है। जरा इसमें मुझे बताया जाए कि इतने बड़े क्या कहते हैं, अगर फर्ज कीजिए ये सारी चीजें हो रही थी तो आप मुझे बताइए कि जब उसको वज़ीर आज़म बनाया गया था, हम सब जानते हैं कि वो भी किस तरह से वज़ीर आज़म थे, तो फिर वही सवालात पैदा होते हैं कि फिर इस मुल्क की भागदौड़ किस पे है। तो क्यों ये मुझे बता दीजिए कि आज जितने भी आदमी इस वक्त जितने सियासी कार्य बंद है, क्या ये सही है? क्या बिल्कुल चाहिए? क्या जब बजाय इसके कि तहकीकात होनी चाहिए, अवाम के सामने असलियत आनी चाहिए कि मई 9 में क्या हुआ था, 26 नवंबर को क्या हुआ था, आपने लोगों को पकड़ पकड़ के बंद किया और मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दे देती है। तो उस पर फिर यही सवाल तो मेरे साइड में आता है कि ये सब सिर्फ एक सियासी खेल है और इसमें जो है रूल ऑफ लॉ की कहीं बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, आप पीटीआई की क्या सूरत हाल देखते हैं? क्योंकि इस वक्त दिखाई दे रहा है कि वो बुखलाहट का शिकार है, सियासी मैच्योरिटी है, क्योंकि एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने तक इन्होंने तकिया किया हुआ था कि जैसे ही वो ओहदा संभालेंगे तो सूरत हाल बदल जाएगी और इनके हक में चली जाएगी। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा उठाया है तो ये फिर से सड़कों पर आने की बातें कर रहे हैं। तो आपको पीटीआई बुखलाहट का शिकार नजर नहीं आती? देखिए बात सुने, ये बात तो सही है कि जब जिस तरह से आप इस मुल्क में सियासत होती है कि आप एक बिल्कुल एक दीवार से लगा देते हैं, तो ये बात तो सही है कि जो पिछले जब से इक़्तिदार में हटी है पीटीआई तो मुश्किलात का शिकार है। और ठीक इस वक्त जो है वो बाद दफ़ा यही होता है कि जब आप दीवार से लग जाते हैं तो आप फिर ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हर किस्म की आप कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। तो पीटीआई का भी यही हाल है। लेकिन देखिए पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जो है अवाम पे एतमाद की बात तो बहुत दूर की है। हम जिस कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, उस पर भी अल्ज़मा नहीं है। हमारा एक पूरा जो है ताकत का सर चश्मा कोई और होता है। हम कहने को तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वोट को इज्जत देने वाली बात कोई भी नहीं है। और यही बात ये है कि फिर कोई अमेरिका की तरफ देख रहा होता है, और ये मैं ख्याल ये कि किसी भी एक मुल्क, आज़ाद मुल्क के लिए बहुत बायस शर्मिंदगी है कि आप किसी दूसरे मुल्क की तरफ देखें कि वो आके हमारी तकदीर बदल दे। तो मैं समझता हूं जो कुछ भी ये पिछले दिनों हम देखते रहे कि अब ट्रंप आएगा तो क्या होगा, क्या फोन कॉल आ जाएगी, तो दोनों तरफ से अगर आप देखें, ठीक है, पीटीआई को हम कह सकते हैं कि फिर वो पहले तो कहते थे कि जो है वो अमेरिका ने हुकूमत गिराई है, और अब अगर उनकी तरफ देखते हैं तो फिर उसके नतायज खतरनाक भी निकल आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप हुकूमत को देखें, इतनी ज्यादा जो है ऐसा लगता था कि जैसे एक क्लास से एंजाइटी बढ़ गई थी, पैनिक की सूरत हाल थी कि अब क्या होगा, अब क्या ट्रंप आएगा। तो मुझे तो खुद लगता है ये कि दोनों तरफ से जो सूरत हाल बन के आई थी एक मुज़ाहिरा खेज सूरत हाल बन के आई थी।
जो वज़रा थे उनके बयान जरा उठा के देख लें Exactly. कि जी हम ये नहीं करने देंगे और वो नहीं करने देंगे। मसला ये था कि आप एक ऐसे मसले को कैसे संजीदगी से लेते हैं कि एक नया सदर आएगा अमेरिका के और वो बताएगा आपको कि मुल्क की सियासत कैसी होनी चाहिए। ठीक। ये कि दोनों हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है एक लिहाज से एक कौम की हैसियत से हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात और कोई चीज। सही कह रहे हैं ज़ाहिर साहब। इस ट्रांजिशन से ठीक कह रहे हैं आपके, तकदीरें तो नहीं बदलने वाली या कुछ इस तरह नहीं होना कि एकदम से आके किसी सियासी जमात की तकदीर बदल जाए या फिर कोई इस तरह के इकदाम उठाए जाए, लेकिन स्टिल जो एक ट्रांजिशन हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अहदा का हल्फ उठाया है, उन्होंने अपना अहदा संभाल लिया है और पहले ही दिन उनकी जानिब से दर्जनों अहकामात जो ऑलरेडी जो बाइडन गवर्नमेंट के थे उनको उलट दिया गया। और हमें पता है कि हमेशा से एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी के मालिक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और मुख्तलिफ किस्म की इनकी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं से तो असरअंदाज होती हैं, आलमी सियासत पर भी असर पड़ता है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है इसको क्या देखते हैं, मजीद कुछ बेहतरी आ सकती है या फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? देखिए ठीक है, जो ट्रंप की जो पॉलिसी है जिसमें कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन उन अनप्रिडिक्टेबिलिटी में भी एक प्रिडिक्टेबिलिटी शामिल होती है। सबको पता है कि ये एक प्रिडिक्टेबल सी चीज है कि सबको अंदाजा है कि ट्रंप साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी यकीन तौर पे न सिर्फ की मुल्की सियासत पे असर पड़ रहा है, उनकी जो भी फैसले हैं आते के साथ जो है उन्होंने 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल दिए हैं। माजी के जो पहले की सदर साहब ने जो फैसले किए थे उनको उन्होंने अक्सर तब्दील कर दिया है और उसके असर जो है यकीन तौर पे आलमी सियासत पे भी पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो अगर हम समझते हैं कि हमें गलत फहमी है कि हम जो है कोई मरकज बने हुए हैं, हर तरह तवज्जो की कतई तौर पर गलत ये है। इस वक्त जो है जो तवज्जो है उनकी वो दूसरे मसाइल पे है, पाकिस्तान के उसमें नहीं है। और हम जो है इस तरह देखते हैं कि जैसे सारे कोई भी हुकूमत होती है उसकी सारी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान पे होती है। इस वक्त ट्रंप की बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता जाहिर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है नहीं है पाकिस्तान, ठीक है। और हमें यही समझना चाहिए, हमें सियासत जो है जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो हमें अपने ही कि हम जब तक मुस्तहकम नहीं होंगे हम जो है ये कहेंगे कि फलाना आ जाएगा तो ये हो जाएगा, फलाना आ जाएगा तो वो हो जाएगा, और हम अपने आप को जो महफूज तो जाहिर साहब ये तो देखना है कि हम उनके एजेंडे पर कहाँ इस वक्त मौजूद हैं, कब वो हम पर बात करते हैं, कब, इसका तो एक मुझे लगता है कि काफी तवील इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह पेश किया, मुल्क की गैर मुल्की सूरत हाल पर नजर डाली। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। कल भी हमने बात की थी और आज फिर हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में होने वाले 18 साल से कम उम्र एंटरप्रेन्योरशिप तलबा के सबसे बड़े कौमी मुकाबला एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान की, जिसमें कम उम्र एंटरप्रेन्योर महनूर छा गई जनाब। उन्होंने ज़ाया होने वाली खुराक से ऑर्गेनिक चिकन फीड का आइडिया पेश किया और महनूर अपनी एक कंपनी भी ऑलरेडी चला रही हैं जिसका मकसद ना सिर्फ ज़ाया शुदा खुराक के जो मनफी असरात हैं उससे माहौल को बचाना है, बल्कि इस वेस्ट मटीरियल को कारआमद बनाते हुए इससे मुर्गियों के लिए सेहतमंद और प्रोटीन्स पर मबनी खुराक भी बनाना है। इस सारे अमल में ब्लैक सोल्जर फ्लाइज का इस्तेमाल होगा जिन्हें ज़ाया शुदा खुराक खिलाकर पाला जाएगा और फिर ये चिकन फीड बनाने के काम आएंगी। एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान के फाइनल में पाकिस्तान भर से मुंतखब 5 स्टार्टअप्स के आइडियाज़ पेश किए गए थे। कल हमने डहरकी के जो स्टूडेंट्स थे उनसे आपकी मुलाकात करवाई थी और इन आइडियाज़ में जिनमें महनूर का जो बिजनेस आइडिया है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसको बहुत पज़िराई मिली। तकरीब की जो मेज़बानी इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने की, जो पाकिस्तानी टैलेंट की मौतरफ हो गई और जनाब महनूर जो हैं वो किंग्स ट्रस्ट ग्लोबल यंग अचीवर अवार्ड एशिया 2024 अपने नाम कर चुकी हैं। तो मजीद उनके टैलेंट के हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल महनूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस अवार्ड जीतने के लिए, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट्स सच एन ऑनर आपके शो पे होना एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। राइट, तो मानूर सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आइडिया कैसे आया आपको? ये जो चिकन फीड का आइडिया है बड़ा मुतनाज़ा इशू है और चिकन फीड को लेकर बहुत सी बातें पहले भी होती रही कि जो चिकन खाते हैं फिर हम उन्हें खाते हैं तो वो सारे अज्जा जो हैं हम में शामिल हो जाते हैं। अब आप ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कर रही हैं, कैसे आइडिया आया? ये आइडिया मुझे ऐसे आया कि बेसिकली मैं अपने बाबा के साथ बचपन में सब्जी मंडी वगैरह जाती रहती थी, तो मैंने हमेशा ये नोट किया कि उधर बहुत ज्यादा स्मेल होती है और बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है सब्जियों का, फलों का, और वो कभी भी उसको किसी भी तरह यूटिलाइज नहीं किया जाता, कहीं सही तरह से डंप नहीं किया जाता। तो उसको देख के मेरे जहन में ये आइडिया आया कि इसको हमें
यूटिलाइज करना चाहिए किसी प्रोडक्टिव काम में, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। गुड आइडिया, बिल्कुल ठीक। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपनी ऑलरेडी कंपनी भी चला रही हैं जिसमें यही जो आपका प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे अपना बिजनेस आइडिया पेश किया उसी हवाले से काम होता है। बेसिकली कैसे काम करता है, किस तरह से आपने जिसमें बताया कि ब्लैक सोल्जर फ्लाइज जो हैं उन्हें वो जो वेस्ट फूड है वो खिलाया जाता है, फिर उसके बाद उनसे पोल्ट्री फीड बनती है, क्या प्रोसेस क्या है पूरा? इसका सब ये प्रोसेस है कि जो भी वेस्टेज मैं इकट्ठा करती हूँ वो वेस्टेज मैं इन कीड़ों को, लार्वे को खिलाती हूँ। मतलब वो उसमें लार्वे डंप कर देती हूँ एंड दे ईट द फूड वेस्ट। उसको ईट करने के बाद दे ग्रो और एक हफ्ते में मिलियन से ज्यादा हो जाते हैं। तो जब वो लार्वे इसको खाते हैं और ऑर्गेनिक वेस्ट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब वो मरते हैं फिर उनको मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर उसके दो तरीके हैं, या तो उसको डिहाइड्रेट किया जाता है ओवन के थ्रू या तो सन ड्राई। तो फिर ये करके उसकी पैकेजिंग होती है और इस तरह ये सारा चलता है। राइट, तो वो लार्वा जो है वो फूड जो है चिकन फूड बनता है बेसिकली। यस, राइट। ये अच्छा, लार्वा सारा ऑर्गेनिक है। अच्छा, तो ये बताएं, आप बता रही थी कि अपने फादर के साथ आप जाती थी, तो क्या फादर ने ये आइडिया दिया कि ये जो फूड वेस्टेज है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है? क्लिक कैसे हुआ ये आइडिया? क्लिक कैसे हुआ? ये बेसिकली जिस कंपटीशन ECP में मैंने पार्ट लिया था उसका जो थीम था वो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल था। तो उसको लेते हुए मेरे पहले ही दिमाग में मतलब ये चल रहा था कि इस्लामाबाद में वैसे इट्स सच अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी, तो इस जगह पे इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो ये आइडिया खुद मैंने प्रोड्यूस किया है और ऐसे मुझे हेल्प नहीं मिली। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं? मैं O लेवल्स में फिलहाल। ओके, ज़बरदस्त। साथ साथ आपकी कंपनी भी चल रही है, वेरी नाइस, बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो चैलेंज था आपके लिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ये कितना इजी था, कितना मुश्किल था? ये चैलेंज मेरे स्कूल ने जब इंट्रोड्यूस कराया तो पहले ही मुझे समझ आ गई थी कि ये बिजनेस रिलेटेड है और हमेशा से मेरा शौक था, तो इट वाज इजी फॉर मी। और इसमें पार्ट लेने के बाद मुझे इतना कुछ पता चला है, मतलब मेरी इतनी स्किल्स पॉलिश हुई हैं, आई हैव मेड न्यू फ्रेंड्स और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई हैं और लीडरशिप स्किल्स। राइट। तो अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये आपका जो आइडिया है ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करने से लोग जल्दी उसको चुरा लेंगे, जल्दी आपसे सबकत ले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे जिनके पास पैसे हैं, वसाइल हैं, और वो इस आइडिया पे अमल करके ज़्यादा जो है बेहतर कमा सकते हैं आपसे? आपको नहीं लगता कि ये एक ट्रेड सीक्रेट है? नहीं सर, देखें, अगर तो ये आइडिया इतना सस्टेनेबल है कि अगर और लोग भी करें तो हमारी कंट्री और हमारी सिटी की बेटरमेंट के लिए। जबरदस्त। और दूसरा कि जो मेरे और इसमें आइडिया में जितने भी तरीके हैं, प्रोसेसेस हैं, वो तो मुझे ही पता है कि किस तरह मैंने बेस्ट फीड प्रोड्यूस करनी है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो मुझे ये बताएं महानूर कि जब आपको ये किंग्स ट्रस्ट ग्लोबल यंग अचीवर अवार्ड मिला तो तब क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब मुझे वो मिला, जब मुझे पता चला कि आई हैव बीन सिलेक्टेड, आई हैव बीन नॉमिनेटेड, तो आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मतलब आई वाज लिटरली शेकिंग ऑन स्टेज। तो इट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी। अच्छा, हम दिखा रहे हैं जी साथ ये साथ हम विजुअल्स। दिखा भी रहे हैं अपने नाजरीन को कि इस वक्त आप अवार्ड हासिल कर रही थी, उस वक्त के मनाजिर दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को। ये बताइएगा, सीड वेंचर का कितना किरदार रहा है आपकी कामयाबी में? ये सारा जो प्रोग्राम था ये उन्हीं ने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो सारी जो हमारी पैम्फलेट्स थी उसके अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी उसके लिए सारा आई वुड थैंक सीड वेंचर्स के। जितनी मुझे इस वक्त नॉलेज है बिजनेस के बारे में वो सब उन्हीं की वजह से है। ठीक है मानूर, मुझे ये बताइए कि जितना आपने काम किया और जितनी डेडिकेशन से, और सबसे जो प्यारी चीज़ है वो आपकी थॉट है जिस पे आपने कहा कि ये ट्रेडिंग आइडिया कोई मेरा चुरा नहीं सकता है। अगर सब इस पर अमल पैरा होंगे तो फिर डेफिनेटली हमारे मुल्क की बेहतरी है, हमारे शहर की बेहतरी के लिए काम होगा। आपकी एज के बच्चों को तो इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता ये लार्वा कैसे प्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद फीड बनाई जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, दीगर जो डेफिनेटली टैलेंटेड तो हैं ही लेकिन अपने आइडियाज़ इस तरीके से जो है वो उन पर काम नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मैंने ये देखा है मेरी एज के बच्चे, उन्हें सही सपोर्ट नहीं मिलती और उन्हें हमेशा यही कहा जाता है कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो और इस तरह के काम बाद में करना, अभी बहुत टाइम है। तो पेरेंट्स और टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए और रिस्क लेने पे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो कभी कुछ कर नहीं पाता फिर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या राइट एज है जिसमें बच्चों को इस तरफ जाना चाहिए?
राइट एज तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। यू कैन स्टार्ट एट 7, यू कैन स्टार्ट एट 10, और फिर जितना आप जब तक कर सकें आप इस तरह कोई ना कोई काम शुरू कर दें। इट्स वेरी बेनिफिशियल आपके फ्यूचर के लिए भी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मानूर, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, इस तरह की जो चैम्पियनशिप्स हैं या इस तरह के जो अवार्ड शोज़ हैं, उनका इनकाद कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उस एज ग्रुप के लिए जिससे आप बिलोंग करती हैं? जिस तरह आपने कहा कि कोई आपके पास अगर आइडिया है तो एज लिमिट कोई भी नहीं है, आप 7 ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चैम्पियनशिप्स हैं, इससे बड़ा इनकरेज होता है स्टूडेंट या बच्चा जो भी अपना आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पर, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इनका कितना फ्रीक्वेंटली इनकाद ज़रूरी है? ये तो हर स्कूल को किसी ना किसी मतलब प्लेटफॉर्म के जरिए इंट्रोड्यूस इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाने चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक तो रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स की, मतलब हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। और मैंने ये भी देखा है कि इस कंपटीशन के थ्रू गर्ल्स बहुत एम्पावर हुई हैं। राइट। तो अच्छा ये बताइएगा कि हमने फूड वेस्टेज की तो बात कर ली, लेकिन जो टैलेंट हमारा वेस्ट होता है ऐसे मुकाबलों के इनकाद ना होने से, और बाकी आपने देखा कि ख़वातीन को बड़ी प्रमोशन मिल रही है इन सब मुकाबलों की वजह से, तो आपको लगता है कि टैलेंट मौजूद है या हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हमारी यूथ में बहुत टैलेंट है? हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारी यूथ को, क्योंकि जो मेरी एज ग्रुप के जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, आई नो कि कितने टैलेंटेड हैं, कितना पोटेंशियल है, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। ट्रू, और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो घर से ही शुरू हो जाती है। जिस तरह से आपने बताया कि आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट थी, आपके फादर की सपोर्ट थी, तो जब वो स्टार्ट होती है तो वहीं से इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो महानूर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं फिर? मेरे फ्यूचर गोल्स फिलहाल यही है कि मैं इस कंपनी को आगे चलाऊंगी, और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान, हर जगह फूड वेस्ट को टारगेट करूंगी। राइट। और इंशाल्लाह it'll be a multi-million industry, it'll be a multi-million इंशाल्लाह 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 आपके गोल, आपकी जो माइंड है वो राइट ट्रैक पर है, और जैसा आप सोचती हैं पाकिस्तान को लेकर, अपने मुल्क को लेकर, अपनी जॉब को, कंपनी को लेकर, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है कि आप जैसे बच्चों में हमें ये अभी से दिखाई देना शुरू हो गई है। ये बताइएगा कि आप क्या सोचती हैं मानूर कि एक्सपोजर कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं डाल सकते कि वो आपको जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है कि बच्चे इस एक्सपोजर को हासिल करें? जिस तरह आपको लार्वा के बारे में पता था तो ही आप ये सब कुछ बना सकें, तो आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है? क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी नस्ल को? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वी शुड इंडल्ज इन रिसर्च वर्क, बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसी से नॉलेज बढ़ती है और बहुत इसका फ़ायदा होता है। तो मैंने सारी नॉलेज सोशल मीडिया से एक तरह से हासिल की है, और जिस बंदे से भी आप कम्युनिकेट कर सकें तो आपको हर तरफ से यू शुड एम कि मुझे ये भी पता चल जाए, वो भी पता चल जाए। तो बस इस सब को मिला के फिर बंदा कुछ ना कुछ शुरू करे। ज़बरदस्त महानूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जनाब, आप जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं, आप जैसे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, ही पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो इतनी छोटी सी एज में जिनको मतलब यार पता है कि क्या बिजनेस आइडिया और वो जनरेट कैसे हुआ आइडिया, और उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया, अपनी छोटी सी कंपनी भी चला रही है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। इसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे जनाब, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर नौ और आराइश हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है, और नेशनल स्टेडियम में जारी तामीराती काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के मिशन इम्पॉसिबल को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और टीम ने मुमकिन बना डाला है। नेशनल स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब और ग्रुप ए में शामिल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच भी होना है, और कराची के नेशनल स्टेडियम की तामीर से मुतालिक भारतीय मीडिया में मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। ताहम अच्छी खबर यह है कि 31 जनवरी तक का जो डेडलाइन उनको दिया गया है, नेशनल स्टेडियम का तामीराती काम तेजी से जारी है। जी हाँ, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जुबैर नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जुबैर, बताइएगा कहाँ तक पहुँचा है तज़ीन और आराइश का काम? कराची से मैं हूं जुबैर नज़ीर खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में कराची में जारी तज़य्युन और आराइश के काम के हवाले से नवेद सुना दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि नेशनल स्टेडियम पर तज़य्युन और आराइश और तामीर का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर और नौ और तज़य्युन और आराइश हतमी मरहले में दाखिल। ताहम तीसरी मरतबा
तकमील की मुद्दत में तोसी करते हुए 31 जनवरी तक काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी गई। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का पहला मरहला कबल अज़ीम 15 दिसंबर और बाद 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का अंदिया दिया गया था। फिर 25 जनवरी तक इस काम को मुकम्मल करने की नवीद सुनाई गई। मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया है कि अब 31 जनवरी तक स्टेडियम की फिनिशिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और कराची का नेशनल स्टेडियम मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार हो जाएगा। 5 मंजिला जेर तामीर इमारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तामीर कर लिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट और एंटी डोपिंग यूनिट के अलावा फिजियो और मैच ऑफिशियल्स के रूम्स भी तैयार हो चुके हैं। दूसरी मंजिल पर दोनों टीमों के लिए 2 अलग अलग ड्रेसिंग रूम्स की तामीर भी आखिरी मरहले में है। तीसरी और चौथी मंजिल पर 24 हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस अपने तकमीली मराइल को मुकम्मल कर रहे हैं, जहां पर 1000 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। 5वीं मंजिल पर चेयरमैन बॉक्सेस और एडमिन ब्लॉक की तामीर भी बर वक्त मुकम्मल हो जाएगी। नई इमारत में मेहमानों के लिए राहदारी भी बनाई जा रही है। आलमी स्टेडियम्स की तरह मरकजी इमारत से खिलाड़ियों के मैदान में आने और जाने का जदीद तर्ज का रास्ता भी बनाया जा रहा है। नई बिल्डिंग के इतराफ में VVIP पवेलियन बनाए जा रहे हैं। मैचेस के मौके पर दोनों टीमों के अकबी रास्ते से दाखिल होने का एहतमाम किया जाएगा, जबकि टीमें गेट नंबर 11 से स्टेडियम में दाखिल होंगी। हर फ्लोर का अलग अलग रास्ता होगा। डाइनिंग हॉल भी पाए तकमील को पहुंच रहे हैं। नई मरकजी इमारत के सामने पैट्रन्स इनक्लोजर बनाया जा रहा है, जहां पर अहम शख्सियात बैठकर मैच से लुत्फानंदोज हो सकेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में 30 यौम रह गए हैं। उम्मीद यह है कि इन दिनों में नेशनल स्टेडियम अपनी तैयारियों के मराइल मुकम्मल कर लेगा और तमाशाई नेशनल स्टेडियम में आकर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुबैर। अब जरा रुख कर लेते हैं लाहौर कदाफी स्टेडियम का, जिसकी तामीर की तो चंद माह कबल शुरू होने वाली जो बातचीत है उस पर हम आपको अपडेट कर रहे थे। जो काम हो रहा था, इस इमारत को अब दिन रात काम करके 7.5 अरब रुपए से जायद की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है, जो 19 फरवरी 2025 से शुरू होनी है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कदाफी स्टेडियम में मैच जो है 25 फरवरी से शुरू होंगे और लाहौर के इस तारीखी स्टेडियम का जो तामीराती काम है वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो फिनिशिंग है वो अपने आखिरी मराहिल में और बड़े इवेंट की बड़ी तैयारी तक पहुंची है, ये हमने जानना है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंजुम। यूसुफ, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, तैयारियां कहां तक पहुंची और आपको मालूम है ना कि हमें पासेस और टिकट्स की जरूरत होगी? जी बिल्कुल हिना और अलीक, मुझे आपकी बेताबी का अंदाजा है कि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कदाफी स्टेडियम की जो रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम है यह मुकम्मल हो, फिर आप मुझसे मैचेस के लिए पासेस मांगे। लेकिन आपके लिए इतला है कि इस बार पासेस पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है और ना मुफ्त टिकट मिलेगा, ना किसी को पास जारी किए जाएंगे। इसलिए जो भी यहाँ कदाफी स्टेडियम में आकर मैच देखना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो टिकट लेकर ख़रीदें। और आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप भी मुझसे पास मांगने की बजाय टिकट लेकर ही ग्राउंड में आएँ। रेनोवेशन के हवाले से ये है कि 25 जनवरी क्योंकि करीब आ रही है तो उसमें काम में तेज़ी आ गई है। 25 जनवरी की डेडलाइन मोहसिन नकवी साहब ने दे रखी है, जबकि काम की तकमील के लिए दिन रात तो यहाँ पर काम हो रहा है और ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं जो काम है वो आपको द मार्क है और तकमील की तरफ गामजन है। अगर 25 जनवरी को ये काम मुकम्मल नहीं होता तो फिर 30 जनवरी को ये काम सारा जो यहाँ पर है सारे इसकी तकमील हो जाएगी। अंदर से इसकी जो ग्राउंड है वो तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। कुर्सियाँ लगाने का काम भी जारी है। कुर्सियाँ लगाने का काम जो कंप्लीट होना वो थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन वो विद इन 1-2 दिन में वो इसकी तकमील भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ कदाफी स्टेडियम में अंदर ग्राउंड तैयार हो चुका है। जो बाहर जो रास्ते होंगे फैंस और खिलाड़ियों के दरमियान उसमें टफ टाइल्स भी लगाई जा रही हैं। अंदर LCDs भी लग चुकी हैं और जो लाइट्स यहाँ पर मजबूरी तौर पर 6 टावर लाइट्स के वहाँ पर जदीद LED लाइट्स जो वो लगा दी गई हैं और एक नया मंजर आपको देखने को मिलेगा जब ये लाइट्स यहाँ पर रोशन होंगी। बाहर जो 2 मेन बिल्डिंग है कदाफी स्टेडियम की, एक मेन बिल्डिंग जिसको हम प्लेस ब्लॉक कहेंगे और उसके आगे जो बिल्डिंग होगी वो PCB के दफातर होंगे जिसको आप PCB के हेडक्वार्टर का नाम भी दे सके हैं। दोनों की एक साथ तकमील हो रही है। जो PCB हेडक्वार्टर की बिल्डिंग होगी उसके सिर्फ 3 फ्लोर पहले मरले में तैयार किए जाएंगे, बाकी जो ऊपर वाले 2 फ्लोर उसका काम चैंपियन ट्रॉफी के बाद होगा। लेकिन जो प्लेस ब्लॉक है जहाँ पर 5 फ्लोर है वो सब की पूरी तरह तकमील होगी क्योंकि वहाँ पर
टीमों के ड्रेसिंग रूम्स हैं, चेयरमैन बॉक्स है और वीआईपी वहाँ पर बॉक्सेस भी बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर जो काम है वो तेज़ी के साथ जारी है। काफ़ी हद तक काम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट भी हो चुका है। दरवाजे लग चुके हैं, वॉशरूम वहाँ पे बन चुके हैं और जो बाकी काम है एसी वगैरह की फिटिंग का वो भी वहाँ पर तेज़ी से जारी है। उसके आगे जो गैलरीज होंगी उसके ऊपर जो छत डाली जाती है वहाँ पर बैठने के लिए वो भी लग चुकी है, वो भी काम तैयार हो चुका है। पेंट वहाँ पर किया जा रहा है और उसके आगे जो एक इजाफी कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं शायकीन के लिए, वो काम भी तेज़ी से तकमील की जानब गामजन है। तो ये कह सकते हैं कि जो 25 जनवरी का जो डेडलाइन दी गई उसके हद तक आप 95% से ज्यादा काम उस वक्त तक तकमील हो जाएगा। लेकिन यूसुफ भाई, आप हमें टिकट्स देना दें, पासेस देना दें, हम जरूर जाएंगे देखने के लिए, ना सिर्फ मैचेस बल्कि स्टेडियम्स को भी। ब्रेक के बाद आसा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। दूसरे हिस्से में भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, मुलाकात करवाने के लिए। एक चैंपियन से मुलाकात करवाएंगे, एक गुलकार से भी मुलाकात होगी, आपको म्यूजिक भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले बारी है सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज माहिर माहौलियात अमारत सईद से बात कर रहे हैं कि फितरी हसीन मकामात पर होटल या कोई और तामीर करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज बात करेंगे टूरिज़्म के हवाले से। हमारे जो सियाहती मकामात हैं उनमें गिलगित बल्तिस्तान जो है वो दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में इस हवाले से आता है कि पूरी दुनिया के एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि गिलगित बल्तिस्तान जाया जाए। दुनिया में तवील तरीन ग्लेशियर्स, बुलंद तरीन पहाड़ और मैदान, और जिस भी एंगल से, जिस भी जाविये से देखें तो जीबी जो है वो एक मुनफरिद है। लेकिन जीबी कहीं ज़्यादा इस हवाले से भी मुनफरिद है कि वहाँ पे जो लोकल मकामी आबादी है, उनके जो रवैये हैं, वो भी उसको मुकम्मल तौर पे एक ऐसी इनफरादियत देते हैं जिसके लिए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जाएं और वो एक्सपीरियंस करें वो खूबसूरती का। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में पीस का है, अमन का है। वो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, मेहमान नवाजी का है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मिल के गिलगित बल्तिस्तान को खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन अब जो पिछले 15-20 सालों में हमने देखा है, या स्पेशली जो पिछले 10 सालों में देखा है कि कुछ चीज़ें तो कुछ अच्छी हो रही हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ रही हैं। स्पेशली ये जो टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत ज़्यादा बहाव है, इसकी वजह से वहाँ पे एक डिमांड है। और वहाँ पे जिस तरह की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई होटल्स के हवाले से, तो वहाँ पे जो कंक्रीट का एक जंगल उगाया। करीमाबाद एक अफसानवी सा शहर हुआ करता था, एक तिलिस्माती सा। आप एक करीमाबाद जा रहे हैं, लेकिन अब का करीमाबाद और जो तिलिस्मातीपन था उसका, उसमें बड़ा फ़र्क आ गया। ये फ़र्क जो है ये कैसे आया और अब इसको कैसे दूर किया जाए। अब इस वक्त जो है हुंजा में और स्कर्दू में स्पेशली इन जगहों पे ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो कि मिसाल के तौर पे पेश किए जा सकते हैं कि इको फ्रेंडली हैं, इन्होंने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा हुआ है, हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे मंसूबे बन रहे हैं। हमारा सईद साहब हैं हमारे साथ, माहौलियात के हवाले से एक बहुत ही मोतबर नाम है, और फिर जो डेवलपमेंट सेक्टर है इस हवाले से उसमें उनका बड़ा कमाल कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली जो अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं स्पेशली हुंजा में और फिर अब स्कर्दू में। हमारे साहब, पहली तो बात यह है कि जब हम इस वक्त एक आम आदमी जब एक होटल बनाता है, और स्पेशली वो गिलगित बल्तिस्तान में, और फिर क्लाइमेट चेंज और इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप समझती हैं कि बुनियादी तौर पे ज़रूरी हैं। और स्पेशली जब आपने अपना ये वाला मंसूबा आफ्टर वाला इसको किया, तो क्या क्या कंसिडरेशंस थी जो आपके जहन में थी और फिर आपने उस पर अमल भी किया? आई थिंक जो अंडरलाइंग कंसिडरेशन जो डिफाइन करती है पूरी प्रोसेस को इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। पहले तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक, आप सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। हम जो कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं। उसमें लॉट ऑफ टाइम्स हम टूरिज़्म इंडस्ट्री में जब देखते हैं तो जब हम सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटली कॉन्शियस की बात करते हैं तो लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि प्लास्टिक की बोतल की जगह शीशे की रख देते हैं। इट हैज़ टू गो बियॉन्ड दैट, इट्स नॉट जस्ट दैट। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट से जब आप लैंड की, जब आप सबसे पहले तो आप लैंड एक्वायर करते हैं ना, जब आप लैंड की बात करते हैं तो हम कम्युनिटीज़ को डिसएम्पावर ना करें। उनका लैंड है, बिल्कुल ठीक, उनका हक है, उनके साथ पार्टनरशिप, एंड इट वर्क्स वेरी वेल। इट वर्क्स वेरी वेल। उनके साथ पार्टनरशिप, दे शुड गेट अ बेनिफिट। कई ऐसे मंसूबे हैं, बिल्कुल हैं, जो कि सक्सेसफुल, हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। उनकी से है उसमें, और ऑन बोर्ड लें
एज इक्वल पार्टनर्स उनके साथ प्लानिंग करें, क्योंकि जो वो इंडिजिनस नॉलेज उनके पास अवेलेबल है वो बाहर से आके कोई 100 साल भी रह के नहीं सीख सकता, जो उनकी सदियों पुराना है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये है रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ द पीपल, टेकिंग देम ऑन बोर्ड। डिज़ाइन फेज पे क्या वो प्रैक्टिसेस हैं? मैं जब भी जाती हूँ GBC में, NIC, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, इंडिजिनस जो ग्रीन प्रैक्टिसेस हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन वो नहीं होती नज़र आती हैं, आपको कम नज़र आती हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग इन। होता क्या है कि हम जब ये कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हीटिंग कूलिंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आपको इन एरियाज में तो AC की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर हम वो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस जिसमें वो लोकल ब्लॉक यूज़ करते हैं या वो ग्लेशियल मरान यूज़ होता है, वो इट्स अ गुड इंसुलेंट, वो वुड यूज़ होता है। अब वुड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि वुड आप, बट ग्रीन वुड इज यू नो पॉपुलर्स होते हैं वहाँ पे जो स्पेसिफिकली इस रीज़न के लिए कैश क्रॉप है, या फिर सैल्वेज्ड वुड। सो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप रिस्पॉन्सिबली सोच के स्टेप बाय स्टेप, और इसमें लोकल कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स जितने हैं उनकी नॉलेज इंक्लूड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जाते हैं फॉर इंस्टेंस वाटर। आपको पता होगा कि हुंजा में और इन एरिया में वो बिल्कुल काला पानी होता है जो पोर्टेबल, करीमाबाद में बहुत ज़्यादा है, उससे किडनी प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। सो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट, जैसे नेचुरल प्रोसेस है, 3 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये PCR WR के साथ मिलके और एक हाइड्रोलॉजिस्ट के साथ और जो एक्सपर्ट्स के साथ मिलके भी डेवलप्ड, जो नेचुरल प्रोसेस, पहले प्रोसेस में सेडिमेंटेशन एंड देन यू गो थ्रू अ बैग फिल्टर एंड फाइनली फार्म टू टेबल। जितनी कम्युनिटी है, इनकम जनरेशन ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। जितनी इर्द गिर्द की कम्युनिटी है उनसे हम परचेज़ करें, जितना हमारा किचन का, रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। वाई शुड ऑल दैट मनी गो आउटसाइड GB और आउटसाइड हुंजा? जितना लोकली सोर्स होना चाहिए। लोकल सोर्सिंग से इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ये कि जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है थ्रू लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट, वो आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद इंडिविजुअल के बस से बाहर की बात है। मिसाल के तौर पे गिलगित को हम मिसाल के तौर पे ले सकते हैं, या हुंजा को भी ले सकते हैं। सीवरेज सिस्टम है तो उसकी कुछ लाइंस होंगी, या किसी ज़माने में शायद जापान की इश्तराक से या कुछ इस तरह किसी ज़माने में सीवरेज सिस्टम बना था करीमाबाद में, अब वो चौक हो गया क्योंकि वो बहुत ही उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से था। अब सिर्फ आप नंबर होटल्स ही गिन लेना तो अब वो उस तरह काम नहीं कर रहा। इसी तरह जो गिलगित में है या बहुत सारी जगहों पे एक इंडिविजुअल चाहे जितना मर्जी रिस्पॉन्सिबल हो, वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पर अगर यही सीवरेज का मामला आ जाता है, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे फिर हुकूमत का किरदार बहुत अहम हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। सीवरेज इज़ वन। सीवरेज का भी हाउएवर देयर आर ऑप्शंस जो होटल जैसे यूटिलाइज हम करते हैं, विच आर सोकेज पिट्स एंड अगेन उसकी फिल्ट्रेशन एंड देन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। सो दैट इज़ ऑल्सो, और बहुत सारी जगहों पे इनकी एग्जांपल्स हैं बाहर भी दुनिया में जहाँ पे ये फिल्टर होके और क्लीन होके इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एनर्जी। एनर्जी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे पास वहाँ पे बिजली बहुत कम है, फिर आपको होटल इंडस्ट्री को दे आर फोर्स टू यूटिलाइज जनरेटर्स, उसका आप इम्पैक्ट देखें। सोलर इज़ वन ऑप्शन, लेकिन चूंकि वो वैली नैरो है उसके लिए, बट देयर आर स्टिल अगेन ऑप्शंस। सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी, उसके लिए आपको यू नीड टू बी अ लिटिल इनोवेटिव एंड ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स एंड सीखें यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है। आप बाइफोकल लेंस यूज़ होते हैं जहाँ पे यू नो फॉर सच नैरो वैलीज और डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई करें। सो सोलर इज़ वन एस्पेक्ट। लेकिन आपने देखा होगा, आप भी GB में बहुत जाते भी रहते हैं, यू डू अ लॉट ऑफ वर्क देयर। The community spirit and the will to come together and do something is great. So you just need to give a bit of impetus, or people will come together to solve a lot of problems. Community spirit की तो बात करें ना, तो ऊपर से जो पानी नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे पानी नीचे आ रहे हैं कम्युनिटी स्पिरिट जो है वो डाउन होती चली जाती है, और वो जो सीवरेज है या उस चीज़ का इजाफा होता चला जाता है जो दरिया में फेंका जाता है। इस हद तक नॉर्मल है। मैंने 1-2 दफ़ा गिलगित में बात भी की।
जो हुकूमती दोस्त हैं उनसे कि यहाँ पे इतना नॉर्मल हो गया है कि वो जो दरिया गुजर रहा है अशकुमन, या जिसको हम दरिया गिलगित कहते हैं, वहाँ पे उसके साइड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और वो बने। तो हम जब वहाँ पे कई दफ़ा हमें एक्सपीरियंस हुआ कि हम खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे जो लोकल वेटर है या कुछ, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से वो कोई कचरा उठा के वो यूँ कर, जब उसको कहा गया कि ये तुमने क्या किया, तो वो उतना ही हैरान हुआ कि ये इनको मतलब ये क्या क्यों कह रहे हैं, यानी ये इधर ही फेंका जाता है। तो ये चीज़ें इतनी नॉर्मल हो गई हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्मल हो गई है। और आई थिंक दोनों साइड्स पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो सर्विस ले रहे हैं टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I think as tourists, tourism service providers, as hotel owners या जो भी services provide करते हैं, हमारा एक बहुत अहम रोल है to create awareness अपनी teams में, invest in the teams, invest in our जितने members हैं, अवेयरनेस उनको देने की ज़रूरत है। हम क्यों बात कर रहे हैं, हम क्यों सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात, हम क्यों दरख्त नहीं काट रहे, हमें वुड चाहिए, हम दूर से जाके सैल्वेज वुड क्यों ला रहे हैं, हम ऑयल बेस्ड पॉलिश क्यों नहीं कर रहे। सो ये जो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल होती है दैट इज गोइंग टू स्टे। सो आपके अगर 10 लोग हैं टीम पे एंड यू आर एबल टू इंस्टिल even a little bit of that knowledge, the why are we doing this, why is it important, you can reach out to वो each बंदा या बंदी जो है वो 10 और को, so it's taking on that responsibility. The tourists आते हैं, you have to make sure as part of, आप जगह जगह messages हम लगाएं, please don't throw towels, don't change. So again going back to the point कि it's not only about physical या जो visual है कि हमने change कर दिया, हम responsible, हमारी practices क्या है। हम भी 25 साल से तकरीबन जा रहे हैं, and then we were away out of the country for 10-12 years, and then we went back, we saw the difference, and we wanted people to see Hunza the way we saw it, the way we experienced it. Exactly. The beauty of not just वो majestic mountains और वो जो कशिश है उसमें, वो तो है ही natural, लेकिन जो वहाँ पे लोगों की और वो एक the amount you learn, every single person you meet there has something to teach you. So we wanted people to live that and to experience it as one with nature and the people. So it's absolutely doable. बहुत शुक्रिया। Thank you. नाज़रीन, एक बहुत बड़ी दरसगाह है दुनिया पे गिलगित बल्तिस्तान और स्पेशली हुंजा की अगर हम बात करें, स्कर्दू में आप चले जाएं, गांचे में आप चले जाएं, आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप उनको सिखाने चले जाएं या आप वहाँ से सीखने चले जाएं। सिखाने के लिए शायद कोई ज़्यादा हमारे पास मार्जिन है नहीं वहाँ पे, रवैयों की अगर हम बात करें, जबकि हमारे पास सीखने के लिए बहुत मार्जिन है वहाँ पे। और जो इनसाइड हुंजा का एक्सपीरियंस है या इनसाइड गांचे, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी एक डेस्टिनेशन पे जाके खुदा के लिए आप रुके नहीं। जब तक आप रुकते नहीं हैं, और अगर आपने कहना है कि एक 7 दिन का हमारा है जो टूर है और इसके अंदर हमने 26 जगह देखनी है, तो एक रेस है बुनियादी तौर पे। अगर आप उस रेस का शिकार हैं वो अलग बात है, लेकिन एक इसका अल्टरनेट बहुत अच्छा है कि आप किसी एक ही डेस्टिनेशन को वहाँ पे जाके 4 दिन सुकून से रहिए और वहाँ पे लोकल के साथ इंटरेक्शन कीजिए। आपके साथ अगर बच्चे गए हुए हैं तो उनको तालीमी दरसगाहों में ले जाइए। वहाँ पे ऐसे जगह जिस तरह कार्डो है या इस तरह के ऑफिसेज में जाके देखिए कि यहाँ पे जितनी हमें खूबसूरती मौलियात के वाले से और इंसानी रवैयों के वाले से नज़र आ रही है, इसके पीछे वो इदारे कौन से हैं, उन इदारों को जाके देखिए वो काम कैसे कर रहे हैं। तो मैं जानूंगा कि आपने सैर की है और आपने वाकई एक टूरिस्ट के तौर पे गए हैं, एक ट्रैवलर के तौर पे गए हैं और कुछ सीख के आए हैं। अदरवाइज जिस तरह गए इस तरह वापस आ गए, तो मेरा ख्याल है कि टूरिज़्म, ये सियाहत का ये इस तरह का बुनियादी मकसद ये होता नहीं है। तो ये जो बुनियादी मकसद है इसको ज़रूर ज़हन में रखिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान में हर खेल का शौक भी मौजूद है और टैलेंट भी मौजूद है। आज एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात करवाते हैं स्विमिंग चैंपियन से, जो स्विमिंग में मुतादिद मेडल जीत चुके हैं। नाज़रीन, हमारे साथ कौमी स्विमिंग चैंपियन सुभान अहमद मौजूद हैं। सुभान अहमद के हवाले से आपको बताते चले, 61वीं NNG सिंध ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। सुभान अहमद नेशनल ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप 400 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं, जबकि लम्ब स्पोर्ट्स फेस्ट तैराकी में भी 3 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। मजीद उनके स्विमिंग के कारनामों और उनकी सफ़र की कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़ुबान। जी हाँ, हमारे स्विमिंग चैंपियन सुभान अहमद हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुभान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान, सबसे पहले तो
आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। स्विमिंग चैंपियनशिप अपने नाम कीजिए, 4 गोल्ड मेडल आपने ये जो 61वीं NNG सिंध ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप थी उसमें अपने नाम किए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस किया था। एंड ये सन 61 थी, 61st NNG स्विमिंग, एंड दिस वाजंट माय फर्स्ट टाइम। और इससे पहले भी मैं बहुत विक्ट्रीज ले चुका हूँ सिंध में, और बाकी नेशनल ओपन में भी मेरा ब्रॉन्ज रहा था। तो सुभान, गोल्ड की तो जो है एक आपके पास एक खजाना मौजूद होगा इस वक्त मेडल्स का। कितने मेडल्स जीत चुके हैं आप? जी ऐसा ही है। पिछले 4 to 5 ईयर्स से मेरे पास काफी मेडल्स हर ईयर आ रहे हैं, गोल्ड्स एंड सिल्वर्स समटाइम्स, और ऐसा ही है। जबरदस्त। तो अभी तक काउंट नहीं किया आपने कितने गोल्ड मेडल्स आपने जमा कर लिए हैं? मे बी लाइक अबव 30। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि ये सफर आपका शुरू कैसे हुआ स्विमिंग का? कब आपको ख्याल आया कि भाई मैं स्विमर बन सकता हूँ? बचपन से कर रहे हैं स्विमिंग, और पार्टिसिपेट कब से कर रहे हैं इवेंट्स में? आई थिंक आई वाज 9 to 10 years old जब मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, एंड उससे पहले ही मैंने स्टार्ट की थी प्रॉपर ट्रेनिंग। देन सडनली eventually I came into swimming, and जस्ट स्विमिंग का ही शौक था, आगे जाना था। राइट। तो आपने ट्रेनिंग में क्या इनकॉर्पोरेट किया जिसकी वजह से आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, बहुत यानी नुमाया नजर आ रहे हैं बाकी स्विमर्स में? आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मेरे साथ कंसिस्टेंसी रही है पूरे साल की मेहनत थी, जिसकी वजह मैं थोड़ा दूसरों से अलग रहा हूँ। जबरदस्त। तो क्या होता है, ये मसल मेमोरी में शामिल हो जाती है चीज़ कि आप एक ही जो है रफ्तार से स्विमिंग कर सकें, या फिर आप जो है अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं और अपनी लिमिट्स को बढ़ाते रहते हैं? जी ऐसा ही है। अपने गोल्स मैं अपने आप को सामने रखता हूँ, और अपने आप को आगे से आगे उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा सुभान, ये बताएं कि किस एज से जो है वो स्विमिंग जो हमारे बच्चे उन्हें स्टार्ट करवानी चाहिए पेरेंट्स को? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इस तरीके से प्रोफेशनल स्विमर बने और पार्टिसिपेट करें इवेंट्स में, और उनकी हेल्दी लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़? आई थिंक उनको अर्ली एज से स्टार्ट करा दी जाए, और डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, और साथ साथ स्विमिंग भी हो, तो स्विमिंग इज मच बेटर इन हेल्थ advice, but I think और जो हैं बच्चे वो एक्स्ट्रा करिकुलर और दूसरी तरफ जो आएंगे उनको बेहतर नुमाइंदगी होगी उनकी कॉम्पिटिशंस में, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मजीद हिस्सा लेंगे और पार्टिसिपेशन अच्छी होगी। तो सुभान, क्या समझते हैं कितनी देर लगेगी एक शख्स को जो बिल्कुल स्विमिंग नहीं जानता? वैसे तो हम जानते हैं कि हम सभी स्विमर्स हैं और पैदाइश के वक्त हम स्विमिंग जानते होते हैं, लेकिन वो 6 महीने साल के बाद हम भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है उसको रीलर्न करना कितनी देर लगती है उसको रीलर्न करने में? आई थिंक 1 month इज एक मैक्सिमम टाइम है स्विमिंग सीखने के लिए। राइट। और आपका ताल्लुक किसी भी एज ग्रुप से हो? What? आपका ताल्लुक भले ही किसी भी एज ग्रुप से हो, आपको 1 महीने के अंदर आप ट्रेन हो जाते हैं? Yeah, for swimming, like for deep swimming, like डूबोगे नहीं आप। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा सुभान, ये बताएं कि इसके अलावा आप क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और किस तरह से टाइम अपना मैनेज करते हैं? स्विमिंग की भी आपने प्रैक्टिस करनी होती है, साथ साथ दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं रूटीन की वो भी साथ लेकर चलनी है। जी मैं अभी AS लेवल A लेवल्स कर रहा हूँ फ्रॉम वेल्स कॉलेज, और उसके साथ साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है एकेडमिक्स को लेते हुए साथ बैलेंस करना। तो मेरा ये होता है कि वीकली लाइक 5 to 6 days या समटाइम्स 4 days मेरी स्विमिंग होती है, एंड देन आई हैव टू गिव टाइम टू स्टडीज एज वेल। भाई क्या बात है, हमारे नौजवान इस वक्त छाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आपको नर्चरिंग उस तरह की नहीं भी मिलती है, तब भी ट्रेनिंग खुद अपनी करना शुरू हो गए हैं। बहुत खूब सुभान। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो स्टाइल ऑफ स्विमिंग है, सबसे ज़्यादा आपको पसंद कौन सा है, और सबसे ज़्यादा आप क्या समझते हैं किस पे आप सबसे ज़्यादा माहिर हैं? मैं फ्री स्टाइल 4 स्ट्रोक्स होते हैं, उसमें फ्री स्टाइल में मैं काफ़ी अच्छा हूँ,
और मेरा जो मेन इवेंट है वो 1500 मीटर फ्री स्टाइल है, लाइक इट्स द लॉन्गेस्ट इवेंट ऑफ स्विमिंग, और मैंने इसी की ट्रेनिंग हमेशा से जारी रही है। जबरदस्त। सुभान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारी बेस्ट विशेस है जी आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर गोल्स जो भी हैं वो आप उन्हें पूरा कर पाए और इस तरह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते रहे चैंपियनशिप्स में गोल्ड लेकर। चैंपियन से हमने आपकी मुलाकात करवाई। एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक टैलेंटेड लड़की से, जी हाँ, जिन्होंने 10 साल की उम्र में गुलकारी शुरू की, ज़ारा अहमद, जिन्होंने कम उम्री में अलहमरा लाहौर में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में पहली पोजीशन भी हासिल कर ली और उसके बाद फिर स्कूल में म्यूज़िक क्वायर्स में सरगर्मी में हिस्सा लिया और टोरंटो जाने के बाद ज़ारा ने मिकाल हसन बैंड से लेजेंड सर सुहेल राना और सर मोहम्मद एहसन से तरबियत भी हासिल की और टोरंटो में वर्किंग प्रोफेशनल होने के दौरान ज़ारा अपनी आवाज़ को दरियाफ्त करने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को फैलाने के लिए जो पूरी दुनिया के आर्टिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रही हैं, काम कर रही हैं, स्पेशली जनूबी एशियाई जो ग्रुप्स हैं उनके साथ काम करती रहती हैं और जिस तरह का काम वो कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है और बहुत ज़्यादा यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड भी है किसी हद तक। ज़ारा हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे हम सुनेंगे भी और उनसे जानेंगे भी। बिल्कुल। ज़ारा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत थैंक यू आप लोगों ने मुझे अपने शो में बुलाया। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ आपका? एक तवील अरसा दिखाई दे रहा है जिसमें आप गाते हुए हमें सुनाई भी दे रही हैं, तो कब से शौक पैदा हुआ? शौक बस बचपन से था एंड हमेशा से एग्जिस्ट करता था और उसको बस मैंने एक दिन मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे गाते हुए सुन लिया और उन्होंने कहा कि आप तो गा सकती है और आपको गाना चाहिए, तो उसको मैंने फिर आगे थोड़ा फॉर्मली ट्रेनिंग में शुरू कर दिया। बट शौक तो हमेशा से था बचपन से, from as long as I can remember। Right, तो ज़रा कौन सा आर्टिस्ट था या क्या ऐसी चीज़ थी जो आपने सुनी और उससे आप इंस्पायर हुई और फिर आपने कहा कि मैं भी ऐसे ही गाऊंगी? आई थिंक कोई एक आर्टिस्ट नहीं है, लाइक मेरा पूरा बचपन जिस तरह हम लोगों का पाकिस्तान में गुजरे, जुनून सुनते हुए, आबिदा परवीन जी को सुनते हुए, जो हमारे अपने नूर जहाँ जी उनको सुनते हुए, ये सारे आर्टिस्ट से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी जो हमारे बचपन के अपने म्यूजिक है। इवन जो ईपी एक ज़माने में जो बहुत मशहूर बैंड था, हर तरह के जॉनर्स को मैं सुनती थी और मैं बहुत इंस्पायर होती थी इन सारी म्यूजिक से। आप तो उस वक्त वही गाने सुनती थी जो अमूमन जो है यूथ सुनती है, जैसा रॉक है, पॉप है, लेकिन अभी हम जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं वो तो क्लासिकी है, नीम क्लासिकी है, तो ये यहाँ कैसे आप लैंड की? यहाँ मैं काफ़ी रिसेंटली आई हूँ। क्लासिकल मैंने अभी पिछले 2-3 साल से सीखना शुरू किया है एंड आई थिंक कि क्लासिकल की तालीम मुझे सीखने के लिए इसलिए मुझे शौक पैदा हुआ क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा आप अपनी आवाज़ को एक तो ट्रेन करते हो, यू कैन कवर एनी जॉनर, तो आई थिंक एक फाउंडेशन बहुत अच्छा बिल्ड करती है, इसलिए मुझे क्लासिकल की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट। जिस तरह से भी हम बात भी कर रहे थे कि ये स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट, यूनिक भी होता जा रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ सिंगर्स नए आ रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से अली ने बात की कि वो क्लासिकल में हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे जिस तरीके से आप गा रही हैं या जिस तरीके से आपकी वो स्टोरी टेलिंग वाला जो अंदाज़ है वो सारा वो बड़ा डिफरेंट है। तो हम ये भी चाहेंगे कि एक तो ये बताएं कि ये आपका जर्नी कितना डिफ़िकल्ट, आप डेफिनेटली भी नो कि क्लासिकल सिंगिंग जो है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस आपको भी पेश आए होंगे इसके अंदर, तो पहले अपने चैलेंजेस के हवाले से हमें बताएं, फिर उसके बाद हम आपसे कुछ सुनेंगे। जी बिल्कुल। आई थिंक मेरे चैलेंजेस तो यही हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक एक बहुत सीरियस और डेडिकेटेड आर्ट है जिसको आपको बहुत टाइम देना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे हर चीज़ जॉब भी करनी है 9 to 5, उसके साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी दिन के 2 घंटे तो मिनिमम कोशिश करती हूँ मैं देने की, तो आई थिंक वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पैदा करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है जिस पर मैं ओवर टाइम काम कर रही हूँ। बिल्कुल, तो हम तो वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देख ही रहे हैं, आपके क्लिप्स जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और सुन भी रहे हैं, तो अभी हमें क्या सुनाएंगी? अभी मैं आपको, मेरी आवाज़ अभी थोड़ा गला सा खराब है, वी नो कि आप बीमार भी हैं, आप हमारे शो में आपने फिर भी शिरकत की है, उसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत अगर आप हमें सुना सकें। जरूर, मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ, अभी मेरे दिमाग में जो गाना आ रहा है उसकी। आज बाजार में
बजौला चलो चश्मे नम जाने शोरेदा काफी नहीं तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं आज बाजार में पाबजौला चलो। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। क्या अगर बात है। बीमारी में और इस वक्त जो टाइम है उस वक्त आपकी आवाज ऐसी है तो भाई हम इमेजिन कर सकते हैं कि काफी आप किस खूबसूरत तरह आवाज है आपकी और बहुत मेहनत दरकार होती है आप जब ये क्लासिकी और नीम क्लासिकी की तरफ जाते हैं। तो कितना अरसा आपको लगा कि आप ये समझ पाएं कि अब आप ये कर सकती हैं? आई थिंक मैं अभी तक समझ नहीं पाएगी, तो मुझे ऑन गोइंग लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है। आई थिंक क्लासिकल का तो मैं हमेशा एक स्टूडेंट रहूंगी, बट साथ साथ मैं सीखती जा रही हूँ और कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ता जा रहा है। बट आई थिंक कि ये ऐसी चीज़ है जिसको काफ़ी जिंदगी के साल आप डेडिकेट करते हो तो फिर आपको अपनी आवाज़ में थोड़ी प्रोग्रेस नजर आती है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि प्रोफेशनली आपने कहा कि आप सीख भी रही हैं, तो कौन से ट्रेनर्स हैं आपके जिनसे आप इसकी बाकायदा वहाँ पर कनाडा में तरबियत जो है वो ले रही हैं? जी, मेरी जो एक्चुअली टीचर है फिलहाल वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो इधर ही रहती हैं, तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। और साथ में अभी मेरा रिसेंटली एक्सेप्टेंस आई है उस्ताद सामी और उस्ताद रऊफ़, जो उनके बेटे हैं, उन सबके साथ एक रेजिडेंसी प्रोग्राम है न्यूयॉर्क में, तो वो इंशाल्लाह मैं अगले महीने से शुरू कर रही हूँ उनके साथ ट्रेनिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और ज़रा हम देखते हैं कि अमूमन जब हम भी अपना शो कर रहे होते हैं तो उसमें जब हम दिल से कुछ चीज़ करते हैं ना तो वो असर रखती है। उसी तरह से आप गुलकारों की आवाज़ में जादू तभी आता है जब आप दिल से कर रहे होते हैं और वो जादू आपकी आवाज़ में दिखाई देता है। तो कुछ ज़िंदगी के ऐसे लम्हात जिसने आपको यहाँ राग़िब किया कि अपने जो जज्बात हैं उनको एक्सप्रेस आप इस तरह से कर सकें, कुछ शेयर करना चाहें? आई थिंक जिंदगी के बहुत लम्हात हैं। इवन जिस तरह हम कनाडा में रहते हैं, बड़े सालों से रह रही हूँ, मगर मेरा बचपन सारा लाहौर में गुजरा है। मेरे बाप लाहौर में काफ़ी अरसे तक रहे हैं, तो वो जो डिस्टेंस था कि समझ नहीं आता था घर किसको कहें, पाकिस्तान है कनाडा है, तो उससे भी मैंने काफ़ी अपने डिराइव किया है आर्ट में वो इमोशन। और वो यहाँ पे जो लोगों को के लिए जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत रिलेट कर पाते हैं। जो जिस तरह डायस्पोरा के जो लोग हैं वो काफ़ी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जिस तरह का आर्ट हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं, आई थिंक कि वो उस चीज़ से बहुत इंस्पायर्ड है कि दो घर हैं अब मेरे। मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ पाकिस्तान घर है या सिर्फ क्या है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बात कर रही हैं, तो कोई भी काम हो उसमें जो सपोर्ट है वो बहुत मैटर करती है, चाहे वो फैमिली की सपोर्ट हो या आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट हो या आपके जो ट्रेनर्स हैं या टीचर्स हैं उनकी सपोर्ट हो। उसके बगैर आप आगे जो है वो नहीं चल सकते उस तरीके से। तो आप क्या कहती हैं कि ज़ारा को प्रॉपर वही सपोर्ट अपने दोस्तों से, अपने ट्रेनर से और फैमिली से मिली जो उस आज ज़ारा हम देख रहे हैं उसको बनने में किस किस का किरदार रहा है? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक कि सपोर्ट के बगैर तो आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ मेरा अपने का लाइक प्रोग्रेस है। आई थिंक मेरे अम्मा अब्बा ने बहुत पुश किया बचपन से मुझे। आई थिंक वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स रहे हैं। उसके अलावा आई बिन लकी कि मेरे टीचर्स अच्छे रहे हैं। एंड इन जनरल मुझे इवन मेरी जो अपनी कम्युनिटी या फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एंड आई होप कि ऐसे ही मिलता रहे। तो आई थिंक ये बहुत इंकरेजिंग होता है किसी के लिए भी, स्पेशली आर्ट्स में इस तरह का रिस्पांस मिलना। तो ज़रा हमारे शो पर जब भी कोई गुलकार आता है और अपनी गुलकारी का मुजाहरा करता है और अगर वो अच्छा हो तो एक नई रूह फूंक दी जाती है, स्पेशली मुझ में तो आ जाती है। तो इस वक्त मैं ऐसा ही फील कर रहा हूँ। इस वक्त भी आपने जो पहले गाया उसी के सहर में मुब्तला हूँ, तो एक और बार अपने आवाज़ का जादू जगा दीजिए। ज़रूर। मैं आपको ओके दश्ते तन्हाई में है जाने जहां लरज़ा है तेरी आवाज़
रोज के साए तेरे होठों के सरा दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक ताले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। वाह वाह वाह, क्या बात है ज़ारा, आपकी गायकी से ज़्यादा ये कोई स्टोरी टेलिंग लगती है। जब आप गा रही होती हैं तो लग रहा होता है कि कुछ हमें बता रही हैं, और जब आप कहती बड़ी हैं खूबसूरत खिल आवाज़ रहे है हैं आपकी। तो वाकई खिल जाते हैं हम। एग्जैक्टली ऐसा ही है। थैंक यू सो मच ज़ारा, आपने हमें वक्त दिया। आप ठीक भी नहीं थी, आपकी सेहत भी थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन स्टिल आपने हमें टाइम दिया। और कनाडा से ऑल द वे हमारे साथ ज़ारा मौजूद थी, उनकी सिंगिंग भी हमने आपको सुनवाई और उनकी इंस्पिरेशन के हवाले से भी आपको बताया। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, आलमी सतह पर रोशन करने वाले ताइक्वांडो फाइटर जिब्रान असद खान से, जिन्होंने न्यू जर्सी अमेरिका में होने वाली यूएस से मेट्रो ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ जिब्रान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्रान, सबसे पहले तो भाई आपको मुबारकबाद, आपने यूएसए मेट्रो ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल माशाल्लाह से अपना नाम कर लिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ड्रीम था कि मैं यूएसए में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूं और मैंने इसके लिए भरपूर कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीत लिया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपके साथ साथ ये जो ऑफिशियल चैंपियनशिप थी, इसमें दुनिया भर से 400 से ज़ायद ताइक्वांडो फाइटर्स ने हिस्सा लिया था। कितना टफ रहा ये कंपटीशन आपके लिए और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े? जी, ये काफ़ी टफ कंपटीशन था और मेरे लिए ये चैलेंज थे। इसमें मेरे ट्रेनिंग्स जो थी वो मुझे काफ़ी टफ करनी पड़ी थी और मुझे अपना डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ना था। तो इन सब चैलेंज को ओवरकम करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता और मैं इस पे बहुत खुश हूँ। हरीफ आपको तगड़े मिले या आपने बासानी उनको चित कर दिया? नहीं, काफ़ी अच्छे थे। इसमें 3 में से 2 राउंड विन करने पड़ते हैं। तो एट द स्टार्ट मैंने दोनों फाइट में फर्स्ट राउंड लूज किया, बट मैंने ओवरकम किया और ड्यू टू माय गुड कार्डियो मैंने उनको अपने स्टेमिना बेस पे लास्ट 2 राउंड्स में बहुत फाइट में जीत किया। ज़बरदस्त। आपने जो आपका मेज़बान मुल्क था अमेरिका, आपने उनके ही 2 तगड़े फाइटर्स को भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी, वो भी तो ज़रा बताएं। जी, इनको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है स्टार्ट से और ताइक्वांडो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है। यूएसए जैसे कि ओलंपिक में हर ओलंपिक में फर्स्ट पोजीशन लेता है, लेकिन मैंने इसके लिए काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की और मैंने उनकी वीक पॉइंट्स नोट किए और उसको नोट करते हुए मैंने अपने टेक्निक्स अप्लाई की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन दोनों से जीत गया। हम देख ही रहे हैं गोल्ड मेडल जीत कर आ गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ खास बात यह है कि आप 80 किलोग्राम कैटेगरी में पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ये भी बताइएगा कि क्या पहले से प्लान था कि अब ये जो है कैटेगरी, इसमें भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने काफ़ी अच्छा प्लान किया होता, अपना वेट मेंटेन किया हुआ था और -80 kg बिग वेट कैटेगरी, काफ़ी हाइटेड प्लेयर थे, लेकिन मैंने उनके वीक पॉइंट्स नोट करते हुए उनके साथ काफ़ी अच्छा फाइट की और मैं विन कर गया। ज़बरदस्त। तो जिब्रान, एक ताइक्वांडो चैंपियन के लिए कितना ज़रूरी है अपनी जो डाइट है और अपनी ट्रेनिंग, उन दोनों में बैलेंस भी रखना और दोनों को मेंटेन भी करना? जी, ताइक्वांडो में एक ऐसी स्पोर्ट्स है, इसमें हर वेट वाइज डिफरेंट वेट कैटेगरीज रखते हैं, तो इसमें आपको अपना डाइट का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वेट हाई होगा उतने ही आपके प्लेयर आपको ज़्यादा पावरफुल और हाइटेड मिलेंगे। तो ये काफ़ी चैलेंज रहता है आपको अपनी डाइट और
ट्रेनिंग पे और करके इन दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अगर ये अनबैलेंस हो गया तो काफी टफ हो जाता है आपको फाइट इन करना। राइट, तो ताइक्वांडो में तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि बड़े भी मुख्तलिफ क्लब्स में खेल रहे होते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप जैसे हमारे जो खिलाड़ी हैं माशाल्लाह से वो मेडल्स जीत कर लाना शुरू हो गए हैं। आपको टैलेंट में इजाफा होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के? जी, ताइक्वांडो में टैलेंट में काफी इजाफा हो रहा है। इसका क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन कर्नल वसीम अहमद को। वो ग्रास रूट लेवल से इस पे वर्क कर रहे हैं और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है कॉम्बैट स्पोर्ट्स और वो भी ताइक्वांडो को स्टार्ट से सपोर्ट कर रही है। तो ताइक्वांडो क्रिकेट के बाद एक दूसरा ग्रोइंग स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में। काफी ज्यादा फोकस है इस पर और काफी टैलेंट है इसमें। ज़बरदस्त। चलें जी जिब्रान, ये तो आपने चैंपियनशिप जीत ली है ज़बरदस्त तरीके से। अब आगे की क्या प्लान्स हैं आपके? जी, आगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ न्यूयॉर्क ओपन चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहा हूँ और उसके साथ यूएसए का सबसे बड़ा मेगा इवेंट यूएस ओपन जो कि 14 फरवरी को स्टार्ट होगा लास वेगास में, उसके लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ पे भी मैं मेडल जीतने की भरपूर कोशिश करूँ। अच्छा, और ये बताइएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास इस वक्त पूल मौजूद है ताइक्वांडो के खिलाड़ियों का, उसको फ़रोग देने के लिए क्या इकदाम उठा सकती है गवर्नमेंट, या आपको किस तरह से मदद कर सकती है? ताइक्वांडो का काफी अच्छा पूल है और एक ओलंपियन कोच भी फेडरेशन ने मंगवाया हुआ है, यूसुफ करानी नाम है और ईरानी कोच है। तो दे आर गोइंग इन अ गुड वे और इंशाल्लाह they are preparing their best to qualify this time for Olympic Games. So and government and PSB is also probably supporting. Inshallah इस बार हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है जी, ज़बरदस्त जिब्रान, आप हमारा फ़ख्र है। इसी तरीके से गोल्ड मेडल्स जीतते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें और इसी तरीके से हम एक्सप्रेसो में आपको इनवाइट भी करते रहें। बहुत शुक्रिया आपने हम किया जनाब। इसी के साथ ही हमें दीजिए एक्सप्रेसो से इजाज़त। आपसे मुलाकात अब होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।